हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 10th में प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस कराने वाला हूं सोशल स्टडीज के जो कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। आपकी पूरी बुक को मैंने अच्छे से एनालिसिस किया, मैंने कई क्वेश्चंस पेपर देखे, तब जाकर के ये क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं। मेरे पास टोटल 22 क्वेश्चंस हैं जिसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो मैप स्किल का क्वेश्चन है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में कर जाते हो तो ये मोस्ट प्रिडिक्टेड क्वेश्चन होगा तुम्हारे एग्जाम के लिए। और इन क्वेश्चंस को क्योंकि पहले भी एग्जाम में आ चुका है तो टीचर जरूर प्राथमिकता देते हैं प्री बोर्ड्स के एग्जाम में। तो देखो, क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जब हम बोर्ड एग्जाम देंगे तो हमारे बोर्ड एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्योंकि कई बच्चों को अभी तक यही नहीं पता कि बोर्ड एग्जाम में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने कितने नंबर के आने वाले हैं। तो पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और जब हम एग्जाम देने बैठे ना तो हमें आइडिया रहे अच्छा खासा कि चलो भाई हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो बोर्ड एग्जाम में और प्री बोर्ड में सेम टू सेम पैटर्न से बनाया जाता है क्वेश्चन पेपर। तो ये पैटर्न तुम ध्यान देना। देखो, इसमें हमारे पास दिया क्या है, सबसे पहले बताया गया है कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर है इसमें एफ तक हमारे सेक्शन रहेंगे और एफ तक जो सेक्शन है उसमें टोटल 37 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और उन 37 में से 20 क्वेश्चन जो रहेंगे ना वो तुम्हारे एमसीक्यू वाले रहेंगे, यानी 20 नंबर तुमको एमसीक्यू को सॉल्व करने में मिलेगा। तो एमसीक्यू वाले को हल्के में नहीं लेना है, तुमको सोशल स्टडीज में 20 नंबर देकर के जा रहे हैं। उसके बाद 21 से लेकर के 24 तक के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर तुमको लगभग 40 वर्ड्स में देना है और इसमें जो तुमको नंबर मिलेगा वो दो दो नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। देन उसके आगे जब बढ़ोगे 25 से लेकर के 29 के क्वेश्चन तक तो यहां पर तुमको 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इनका भी आंसर तुमको बड़े बड़े फेक करके अपने से नहीं लिखना। ज्यादा से ज्यादा तुमको जो मैक्सिमम है वो हमारे 60 वर्ड्स के हैं, तो आपको 60 वर्ड्स में ही अपना आंसर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे चलेगा। उसके बाद फिर 30 से लेकर के 33 के जो क्वेश्चन हैं वो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है, यानी कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन है जहां पर आपको 120 वर्ड्स का यूज करना है। देन हमारे पास सेक्शन ई में 34 से 36 के क्वेश्चन आएंगे और ये जो होगा हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा। केस स्टडी में क्या होता है, पैसेज की तरह लिखा हुआ रहेगा, अब उसको तुमको पढ़ना है और उस पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर करना है। ये बहुत आसान रहता है। केस स्टडी सुनकर के बच्चे डरने लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुमने थोड़ा भी अच्छे से पढ़ा हुआ है ना सोशल स्टडीज तो तुम इजीली इनको क्वेश्चन को कर सकते हो, इनके आंसर कर सकते हो और इनके भी आंसर जो होंगे 100 वर्ड से ज्यादा का आंसर जो हमारा आंसर है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसमें तुमको 4 नंबर मिलने वाला है केस स्टडी में। देन तुम्हारा जो लास्ट में है सेक्शन एफ, इसमें तुम लोगों को मैप से दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन, मैप स्किल वाले क्वेश्चन रहेंगे, 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और विथ 2 पार्ट्स, इसमें 2 पार्ट रहेंगे, एक 37A रहेगा, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा अभी कैसा रहेगा, और दूसरा वाला 37B रहेगा। जो 37A है उसमें आपके हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए रहेंगे और 37B जो है वो जियोग्राफी से रिलेटेड रहेगा। ये जो हिस्ट्री वाला है इसमें तुमको 2 नंबर मिलेगा और जियोग्राफी वाला जब तुम सही करोगे तुमको 3 नंबर मिलेगा, टोटल मिलाकर के 5 नंबर। तो ये तुम्हारा पैटर्न रहने वाला सोशल स्टडीज में। आई होप अब तुमको ये बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी कि सोशल स्टडी का जो पेपर होने वाला है उसका पैटर्न क्या होगा, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे वो प्री बोर्ड एग्जाम हो। और जो क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं ना वो प्री बोर्ड के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि केवल कई बार मैं देख रहा हूं कि एक ही क्वेश्चन को ना कई बार रिपीट किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन तुमको अच्छे से तैयारी करके जाना है। तो जो पहला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन 2016 में भी आया था, सिमिलर क्वेश्चन 2017 में और फिर उसी को रिपीट किया गया है 2019 में। तो 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैं लाइन से चैप्टर वाइज चलूंगा आगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है द डिकेड ऑफ 1830 हैड ब्रॉट ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्गुमेंट। सेम वही क्वेश्चन को रिपीट किया गया, थोड़ा सा बस वर्ड चेंज करके कि डिस्क्राइब एनी 3 इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय यूरोप इन 1830। और फिर इसी क्वेश्चन को फिर रिपीट किया गया 2019 में, कोरोना काल के थोड़ा सा पहले, कि डिस्क्राइब द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप दैट प्रिवेल्ड इन यूरोप ड्यूरिंग द 1830। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन है लेकिन 3 बार आया हुआ है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है ना तो टीचर उस क्वेश्चन को प्री बोर्ड में जरूर एडजस्ट करते हैं कहीं ना कहीं पर। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ प्री बोर्ड के अलावा तुम जब बोर्ड एग्जाम देने बैठोगे तो भी ये क्वेश्चन तुमसे बनना ही चाहिए, क्योंकि कहीं भी ये क्वेश्चन आ सकता है। 3 बार रिपीट हो चुका है तो चौथी बार भी रिपीट हो सकता है, बस थोड़ा सा चेंज कर देगा, वर्ड्स को थोड़ा सा आगे पीछे कर देगा। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो मूवमेंट से रिलेटेड है। इसमें ये बोला जा रहा कि हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन सिटीज अक्रॉस द कंट्री। नॉन जो हमारा कोऑपरेशन मूवमेंट था गांधी जी के द्वारा चलाया गया, ये सिटीज में कैसे स्प्रेड हुआ, कैसे फैला। एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। इकोनॉमिक फ्रंट पे इसको एक्सप्लेन करने के लिए आया था 2015 के पेपर में। फिर 2016 के पेपर में इसको थोड़ा इजी कर दिया गया और बस इतना ही बोला गया कि हाउ हैड, है ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन सिटीज एक्सप्लेन करने के लिए। और फिर 2018 में इसी क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया गया, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चेंज करके कि हाउ डिड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट विद पार्टिसिपेशन
ऑफ मिडिल क्लास पीपल इन द सिटीज, वही क्वेश्चन है, बस लास्ट में यहाँ पर ये ऐड कर दिया कि एक्सप्लेन इट्स इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, जो यहाँ पर था ना इकोनॉमिक फ्रंट, वही को 2018 में फिर से दोबारा से रिपीट किया गया। तो ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एकदम ध्यान से पढ़ कर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे बुक में। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन के पास। यहाँ पर क्या दिया गया है कि हाउ डिड अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस play an important role in the making of nationalism in India, explain with examples। और ये क्वेश्चन आया था 2016 के बोर्ड एग्जाम में। देन उसके बाद इसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया थोड़ा सा चेंज करके कि हाउ वाज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, एक्सप्लेन, 2017 का क्वेश्चन है। फिर 2021 में इसी क्वेश्चन को बना करके थोड़ा घुमा करके दिया गया कि हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन और लैंग्वेज ग्रुप्स डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इन द 19th सेंचुरी इंडिया, एक्सप्लेन। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन देखो पढ़ने से लग रहा है कि अलग है, लेकिन तीनों के आंसर सिमिलर होने वाले हैं। तो जब तुम किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ो ना, कोई भी जब टॉपिक पढ़ो, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, अब तुमने मान लो बुक से क्वेश्चंस को रटा है कि भाई ये क्वेश्चन आएगा तो मैं ये आंसर करूंगा, ये क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर करूंगा, लेकिन अगर क्वेश्चन घुमा करके भी दे रहा है तो भी तुमको वही आंसर करना है जो तुमने उस टॉपिक के ऊपर पढ़ा है। तो ध्यान रखना कि क्वेश्चंस को हर बार थोड़ा सा घुमा करके दिया जाता है, लेकिन सभी क्वेश्चंस का जो सेंस है ना वो सिमिलर रहता है। सब में जो की आइडिया होता है, सेंट्रल जो आइडिया जिसे हम कहते हैं, वो सभी क्वेश्चन में सिमिलर मिलेगा। इसलिए तीनों अगर क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए या फिर एक चौथा क्वेश्चन इसी से बना करके दे दिया जाए, तो भी तुमको वही आंसर लिखना है जो तुम इसे कॉन्सेप्ट से समझ करके लिखोगे। अब फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं, जहां पर दिया हुआ है कि व्हाट इज अ मनुस्क्रिप्ट, मनुस्क्रिप्ट क्या है, एंड व्हाई वेयर दे आर नॉट यूज्ड वाइडली, है ना, वो वाइडली क्यों यूज नहीं हो रहे, है ना, क्यों यूज नहीं हुए, ये है 2015 का क्वेश्चन। उसके बाद इसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया 2016-17 में। इसमें बोला गया कि व्हाट इज मनुस्क्रिप्ट, वही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार क्या घुमा करके दिया गया कि मेंशन एनी टू लिमिटेशन ऑफ इट ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, कि इसके जो लिमिटेशन थे वो कौन कौन से थे 19th सेंचुरी में, क्यों ये ज्यादा कि स्प्रेड नहीं हो पाया, क्यों ज्यादा ये फैल नहीं पाया, वाइडली यूज क्यों नहीं कर पाया इसको, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें मैंने दो अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को उठा लिया। क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब एनी 3 मेन फीचर्स ऑफ एलुवियल सॉइल फाउंड इन इंडिया, और इसी से रिलेटेड तो नहीं कहेंगे, ये थोड़ा सा अलग हो गया इस बार क्वेश्चन, जो मैंने अलग अलग लिया है ये 2019 में क्योंकि क्वेश्चन आया था, और अगला जो है ये पूछा गया था एरिड सॉइल के बारे में। तो जो सॉइल्स वाले चैप्टर है उसमें जो डिफरेंट सॉइल दिए हुए ना, उसके बारे में पढ़ के जाना, कोई ना कोई एक सॉइल के बारे में जरूर पूछा जाता है हर एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। इसमें क्या दिया गया, क्या क्वेश्चन आया, 2014 में आया था ये क्वेश्चन और 2011 में भी आया था, सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, क्यों जरूरत है हमें कंजर्व करने की। देन एक्सप्लेन एनी 2 स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने क्या क्या हमारे स्टेप्स उठाए हैं, आपको है ना कोई 2 स्टेप्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। और इसी टाइप से जो क्वेश्चन था वही यहाँ पर भी आया था कि एक्सप्लेन 3 मेजर टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है तुम्हारे एग्जाम में। तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इसी क्वेश्चन को घुमा करके तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम में 2 बार दिया गया है। पहला था जो 2012 के एग्जाम में पूछा गया था, वो है एनालाइज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट ट्रेडिशनल कम्युनिटीज टू कंजर्व देयर ऑन नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया। एंड सेकंड क्वेश्चन जो 2015 में आया था कि व्हाट इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, था तुम्हारे एनसीईआरटी में कुछ और, उसको घुमा करके उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लिखा है बोर्ड एग्जाम में। देखो भाई एसएसटी का एग्जाम है और तुम पानी को बचाने का अगर काम नहीं कर रहे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर तुम पढ़कर नहीं जा रहे, तुम कुछ नहीं पढ़ करके जा रहे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, इसे एकदम डिटेल में पढ़ करके जाना, कुछ भी यहाँ से पूछ सकता है। जैसे कि मैंने 4 अलग अलग क्वेश्चन उठाए हैं जो कि बोर्ड्स एग्जाम में आया था, रेन वाटर से ही रिलेटेड है ना, हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है, पहला जो क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था वो ये है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज अ वायबल अल्टरनेटिव बोथ सोशली, इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद 3 एग्जांपल्स। 2012 की ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद फिर 2014 में जो क्वेश्चन आया, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके थोड़ा डीपली जाकर के पूछा गया कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अंडरग्राउंड टैंक एज अ पार्ट ऑफ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रैक्टिस इन राजस्थान, ठीक है। उसके बाद फिर इसी क्वेश्चन को और घुमा करके दे दिया 2015 के एग्जाम में, यहां पर राजस्थान के बारे में पूछा। देन उसके बाद फिर पूरे इंडिया के ऊपर आ गया और इस बार बोल रहे हैं कि डिस्क्राइब एनी 3 ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग adopted in different part of India, ठीक है। ये 2015 का क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हमारे पास डिटेल में पूछ रहा है
कि बताइए ये किस तरीके से हमारे पास हमारा जो स्टेटमेंट है उसको आपको उस स्टेटमेंट को यहाँ पर हम लोगों को एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स के साथ। दूसरे बार में जब ये क्वेश्चन आया तो राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया, तीसरी बार यही क्वेश्चन आया तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, पूरे इंडिया कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया। तो जब तुम डिटेल में किसी टॉपिक को पढ़े रहोगे तभी तो तुम आंसर दे पाओगे। फिर ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है 2016-17 में कि हाउ वेयर द अंडरग्राउंड टैंक बेनिफिशियल टू द पीपल ऑफ राजस्थान एक्सप्लेन। यही देखो 2014 वाला क्वेश्चन ही घुमा करके फिर 2016-17 के एग्जाम में आया था, नहीं 2017 के बोर्ड एग्जाम में आया था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएसटी के एग्जाम दे रहे हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो पढ़ के ही जाना तुम। प्यारे बच्चों, अगर तुमको इसी तरीके के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ना, वैसे तो आज 22 क्वेश्चन करा ही रहा हूं, लेकिन उन्हीं 22 क्वेश्चन के अलावा अगर तुम और ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो, अगर तुम्हें सैंपल पेपर परचेज करना है जो कि तुमको मार्केट में बहुत महंगे महंगे मिल रहे, एक एक बुक तुमको 500-500 रुपए 400-400 रुपए का मिल रहा है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली मैं एक वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ। ये मेरी वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उस वेबसाइट में जाना, इस टाइप से पेज ओपन होगा, यहाँ पर तुमको मेरा सीक्रेट नोट्स का एक ई बुक मिलेगा। ई बुक मतलब जानते हो ना, जिसका पीडीएफ होता है, नॉट अ हार्ड कॉपी, क्योंकि इतने कम में अगर मैं हार्ड कॉपी बनाने लगूँ ना तो मैं फिर बिक जाऊंगा। तो यहाँ पर इसमें पूरे सब्जेक्ट्स तुम्हारे इंक्लूडेड है, तुम्हारा साइंस भी है, सोशल साइंस भी है, तुम्हारा मैथ्स भी है। इसके तुमको सीक्रेट नोट्स भी मिलेंगे, यानी कि वन शॉट नोट जिसे हम चीट शीट के नाम से जानते हैं। साथ ही 4 सैंपल पेपर मिलेंगे तुमको पूरे फाइनल एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, और पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं ना उनके भी इसमें तुमको सैंपल पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। इसके अलावा एक खासियत इसकी ये है कि हर चैप्टर के बाद तुमको 20-20 पीवाईक्यूज मिलेगा। जो नोट्स तुम पढ़ोगे हर चैप्टर के बाद तुमको 20-20 पीवाईक्यूज उस चैप्टर के जो पहले आ चुके हैं वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो हिंदी और इंग्लिश है उसका सैंपल पेपर मिलेगा, लेकिन उसमें मैंने सीक्रेट नोट्स नहीं बनाया। सीक्रेट नोट्स मतलब जो चीट शीट होता है वो नहीं बनाया, क्योंकि वो इजी सब्जेक्ट्स में आते हैं, लैंग्वेज में आते हैं। तो मेन जो वाइडली यूज होता है पूरे इंडिया में, जहां पर साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स बच्चों का नहीं रहता है, तो उसके तुमको नोट्स मिल जाएंगे और सैंपल पेपर मिल जाएंगे। हिंदी इंग्लिश के तेरे को केवल क्या मिलेगा बच्चा, तो देखो केवल बस उसमें सैंपल पेपर मिलेगा, 4 सैंपल पेपर फाइनल एग्जाम के लिए। और बाकी तुमको और डिटेल जानना है तो तुम लोग यहाँ पर जाकर मेरे वेबसाइट को चेक कर सकते हो, तुमको इसमें पूरा पता चल जाएगा कि क्या क्या मिलने वाला है। और पेमेंट करने का सिंपल सा तरीका है, क्यूआर से भी कर सकते हो तुम लोग क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, किसी भी तरीके से, जैसे तुम फोन पे वगैरह यूज करते हो ना उस तरीके से भी तुम इसको यूज करके परचेस कर सकते हो। जैसे तुम इसे परचेस करोगे तुम्हारे पास एक लिंक आ जाएगा, उस लिंक को तुम डाउनलोड कर लेना, यानी कि उस लिंक के थ्रू तुमको इसके जो ई बुक है वो तुमको इजिली मिल जाएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है और मेरा मेल भी दिया हुआ है। ज्यादातर मैं मेल में एक्टिव रहता हूँ, व्हाट्सएप नंबर में बहुत सारे फालतू मैसेज भी आते रहते हैं तो वो मैं नहीं देख पाता, इसे तुम मेरे को मेल भी कर सकते हो। अगर तुम्हारे पेमेंट के बाद कोई गड़बड़ होता है तो मैं तुमको फिर मेल के थ्रू भी तुमको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो जाओ जल्दी से जाकर के इस सैंपल पेपर को परचेस कर लो और अपने फ्रेंड को भी इसके बारे में जरूर बता देना, क्योंकि ये बहुत कम प्राइस में, केवल और केवल 249 रुपीज में तुमको सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर प्लस पीवाईक्यूज प्रोवाइड करा रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि ये ई बुक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परचेस करने के बाद बोलते हैं कि सर बुक कब डिलीवर होगा, तो बेटा ये डिलीवर नहीं होने वाला है, ये तुमको ऑनलाइन मिलने वाला है, तुम्हारे मोबाइल के अंदर रहेगा। चलो आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन बचपन में मेरा फेवरेट हुआ करता था। तुम लोगों को थोड़ा सा इसको पढ़ करके जाना, ज्यादा डिटेल में से मत पढ़ना। तुम्हें केवल खरीफ क्रॉप सीजन के बारे में और रबी क्रॉप सीजन के बारे में हल्का हल्का पढ़ लेना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, 50-50 चांसेस हैं। 2019 के बोर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चन लेकिन आया हुआ है ना, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर ले लिया। बाकी आगे क्वेश्चन तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन भी छोटा मोटा नहीं है, ये भी काम का क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे तुम्हारा एमसीक्यू में आ जाए, ब्लैंक्स में आ जाए, कहीं पर भी आ सकता है। जो 10वां क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज में, पेपर लीग सीरीज में, वो ये है कि हाउ इज द माइनिंग एक्टिविटी इंजरियस टू द हेल्थ ऑफ माइनर्स एंड इन्वायरमेंट, एक्सप्लेन करो। 2015 में ये क्वेश्चन आया था और इसी क्वेश्चन को दोबारा से बस यहाँ पर एक बड़ा सा इंग्लिश वर्ड दे दिया, तो बच्चे लोग हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन कुछ नहीं है, वही चीज है जो यहाँ पर बोल रहा है ना, रिस्की चीज है ये जो माइनिंग है, तो बस वही बोल रहा है कि हाउ इज माइनिंग एक्टिविटी हैजर्डस, एक्सप्लेन। बस इसका मतलब वही होता है कि ये बहुत ज्यादा रिस्की है, इसे एक्सप्लेन करो कि क्यों है। तो बस उसी क्वेश्चन को यहाँ पर रिपीट किया गया था 2016-17 एग्जाम में भी। चलो आगे बढ़े। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 बार कंटिन्यू रिपीट हुआ था 15, 16 और 17 के एग्जाम में। क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, हाईलाइट एनी 3 मेजर टू कंजर्व देम। ठीक ना, 3 तरीके बताने थे, 2015 क्वेश्चन आया था। फिर 2016 में उसी क्वेश्चन को बोला गया कि व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेज एसेंशियल, एक्सप्लेन एनी 3 मेथड्स टू कंजर्व देम। फिर वही क्वेश्चन था एकदम सेम टू सेम। अगला जो 17 में जब आया तो उसमें 3 की जगह 4 अपने को मेथड्स पूछा गया कि व्हाई इज इट इज नेसेसरी टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज, एक्सप्लेन एनी 4 वेज टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज। तो
तो इस जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो कई बार रिपीट हुए रहते हैं, टीचर उनको प्री बोर्ड में तो जरूर देते हैं। अच्छा, प्री बोर्ड से मैं लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में एक टिप भी देने वाला हूँ। 50% बच्चों के एग्जाम में ना, जो इस बार बोर्ड प्री बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके एग्जाम में वो क्वेश्चन पेपर ही पूरा आ जाएगा। मैं एक ऐसे क्वेश्चन पेपर के बारे में बताऊंगा, ऐसे जगह तुमको डाउनलोड करना है कि वो क्वेश्चन पेपर तुम्हारे एग्जाम में आएगा ही आएगा। कई स्कूलों में डायरेक्ट उस क्वेश्चन पेपर को ही छाप दिया जाता है। तो इसके लिए तुमको लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। बाकी ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, इनकी तैयारी करके जाना है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो भी 3 बार कंटिन्यू रिपीट हुआ है। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के इंपॉर्टेंस बताओ। 2016 के एग्जाम में आया। फिर इसी क्वेश्चन को बनाया गया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। 2017 का क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को बस यहाँ पर घुमा करके बड़ा सा स्टेटमेंट बना करके दे दिया। देन उसके बाद डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन कंट्रीज लाइक इंडिया। ये 2018 क्वेश्चन है। तो सेम टू सेम मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि 3 बार रिपीट हुआ है। डिटेल में पढ़ के जाना, इससे भी कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा तुमको एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 13 पावर और शेयरिंग वाले चैप्टर से है। क्वेश्चन है कि गिव रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, क्यों उसकी जरूरत रहती है, 2015 क्वेश्चन है। फिर वही चीज को घुमा करके दिया गया कि शेयरिंग ऑफ पावर मेक्स अ कंट्री मोर पावरफुल एंड यूनाइटेड। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? अगर एग्री हो तो भी और नहीं हो तो भी तुमको अपना वजह भी बताना है। 2017 का क्वेश्चन है। तो पावर शेयरिंग वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो जो 14th क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि डू यू टेक डिसेंट्रलाइजेशन एज मींस टू मिनिमाइज द कॉन्फ्लिक्ट्स, गिव योर व्यू पॉइंट। 2015 का क्वेश्चन था। फिर इसको घुमा करके पंचायती राज से कनेक्ट किया गया और बोला जा रहा है कि हाउ हैज द पंचायती राज स्ट्रेंथ द डेमोक्रेसी इन इंडिया, एक्सप्रेस योर व्यूज। ये 2017 के बोर्ड एग्जाम में आया था। तो दोनों सिमिलर टाइप से क्वेश्चन है, इंटरकनेक्टेड क्वेश्चंस हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जो कि तुम लिख कर ले लो, मुझसे लिखवा लो आज, कि तुम्हारे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, वो है पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन केवल तुम्हारा 3 नंबर में ही नहीं आता, ये 5 नंबर का भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। क्वेश्चन पहले देखो 3 नंबर वाले में जो आया था वो मैं तुमको दिखा रहा हूँ। ये जो 16 में 2019 में 2 बार आ चुका है। क्वेश्चन है एनालाइज द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। फिर इसी क्वेश्चन को पूछा गया एक्सप्लेन द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, या फिर इसमें और करके आया था कि एक्सप्लेन एनी 3 फंक्शन ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज। ये तो 15th नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन इसी क्वेश्चन को जब बड़ा करके दिया गया तो वो इस तरीके से दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16 जो मैंने यहाँ पर लेकर के आया है, 2018 में देखो आया, 2019 में फिर आया था, 2020 में भी आया था। तो पॉलिटिकल पार्टी का जो क्वेश्चन है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है इससे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 16th वाला कि डिस्क्राइब एनी 5 मेजर फंक्शन। वहां पर 3 था, यहाँ पर 5 दे दिया। दैट पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म इन डेमोक्रेसी। ठीक है। अगला था कि एक्सप्लेन एनी 5 नीड्स टू हैव पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। फिर लास्ट में आया कि डिस्क्राइब एनी 5 फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। 2020 का क्वेश्चन है। सो पॉलिटिकल पार्टी का जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं से तुम्हें दे दिया जाएगा, किसी ना किसी तरीके से घुमा के दिया जाता है, चाहे 3 नंबर में दिया जाए चाहे 5 नंबर में दे दिया जाए। और बहुत इजी क्वेश्चन भी है, तुम लोग इसको इजीली अपने वे में भी, अपने वर्ड में भी लिख करके अच्छा खासा नंबर उठा सकते हो एग्जाम में। जो 17th क्वेश्चन मैंने लिया है सेम टू सेम रिपीट हुआ है 2016 और 2019 के बोर्ड एग्जाम में, बस एक वर्ड चेंज किया गया, यहाँ पर एनालाइज कर दिया गया और यहाँ पर जस्टिफाई कर दिया गया। बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन क्या है, एक हमें यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको तुमको एनालाइज करके लिखना है। स्टेटमेंट क्या है कि डेमोक्रेसीज आर नॉट अपियरिंग टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। पिछले बार जब आया था 16 में, वहां पर लिखा था एनालाइज द स्टेटमेंट, और जब 2019 में इस क्वेश्चन को आया तो बोल दिया जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस स्टेटमेंट को अपने वे में, अपने आंसर खुद से बना करके लिखने की कोशिश करना, ज्यादा रटने की कोशिश मत करना, नहीं तो फिर रटने वाला चीज जो होता है ना भूल जाते हैं बच्चे लोग। तो इसको समझना, कॉन्सेप्ट समझना एंड देन इसका आंसर तुम लिख करके आना है। देन 18th वाला क्वेश्चन हरियाणवी बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाला है। क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन विथ रीजन, एक्सप्लेन करो रीजन के साथ साथ बताओ कि व्हाई स्टेट ऑफ हरियाणा विद अ वेरी हाई पर कैपिटा इनकम एज अ वेरी लो लिटरेसी रेट, यानी कि वहां पर लिटरेसी रेट कम होने के बावजूद जो पर कैपिटा इनकम है एक इंसान का वो बहुत ज्यादा कैसे है हरियाणा में। फिर उसी क्वेश्चन को देखो, ये 2015 में आया था, फिर इसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया 2017 में केरला के साथ कंपेयर करके। कैसे किया गया कि हाउ इज इट दैट एंड द एवरेज पर्सन इन हरियाणा has more income than the average person in a Kerala, but it lags behind in many other crucial areas। एक्सप्लेन कीजिए इस चीज को। दोनों का आंसर तुमको सेम टू सेम तरीके से लिखना है, बस वहां पर डायरेक्ट लिखना था, इसमें केरला के साथ कंपेयर करके लिखना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन बच्चा हरियाणा से, जल्दी करके कमेंट करके बताओ मुझे। So the 19th question is why is tertiary sector becoming important in India
एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लो। 2017 के एग्जाम में आया, 2019 के एग्जाम में आया, फिर इसी क्वेश्चन को 2020 में फिर से रिपीट किया गया। 3 बार इसको इस सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया। 2020 साल में वही चीज है कि व्हाई इज टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट इन इंडिया, एक्सप्लेन, वही क्वेश्चन था। यहाँ पर बस एक्सप्लेन वर्ड लगा दिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना। इसको अगर तुम्हारे घुमा करके भी दिया जाए तो अपने वे में लिख करके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 20वां क्वेश्चन क्या है? तो 20वां क्वेश्चन से बोला जा रहा है कि डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 2019 से क्वेश्चन था और इसी को घुमा करके दिया गया 2020 वाले सैंपल पेपर में, इसी क्वेश्चन को दिया गया था, बस घुमा दिया गया था कि व्हाई डू बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लेंड मोर, वो ज्यादा उधार क्यों लेने की जरूरत है उनको, एक्सप्लेन कीजिए। तो 2019 का क्वेश्चन था, उसी को सैंपल पेपर में डाला गया था 2020 में, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर तुम्हारे लिए ले लिया है, ताकि इस बार अगर आ जाए तो तुम लोग इसको आराम से आंसर करके आ जाओ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज लिबरलाइजेशन, डिस्क्राइब एनी 4 इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। 2017 का क्वेश्चन था। देन इसी क्वेश्चन को रिपीट किया 18 में कि हाउ डू वी फील द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन आवर डेली लाइफ। यहाँ पर लिबरलाइजेशन से रिलेटेड था, इसको फिर ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड किया गया क्वेश्चन को, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास जो टोटल मैंने 21 क्वेश्चन बताए। अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर जा रहे हैं, जहां पर हमारे पास मैप स्किल का क्वेश्चन है, और वहीं पर मैं तुमको एक प्रो टिप देने वाला हूं। तो देखो, ये है तुम्हारा मैप स्किल का क्वेश्चन। इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि जो बच्चे लोग पहली बार प्री बोर्ड का या बोर्ड एग्जाम देते हैं ना, जिनके पास सैंपल पेपर वगैरह नहीं रहता, उनको पता नहीं रहता कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखना कि 37A जैसे मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था तुमको कि इसके 2 नंबर मिलने वाले हैं, और 37B जिसके तुमको 3 नंबर मिलने वाले हैं। लेकिन इसमें भी ये वाला पार्ट जब मैं बोर्ड एग्जाम की ड्यूटी में लगा हुआ था, जहाँ पर बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे थे, वो मुझसे बार पूछे सर इसको हमें करना है कि नहीं करना। तो बेटा इसको नहीं करना है, इसको वही बच्चे करेंगे जो थोड़ा सा विजुअली इंपेयर्ड है, यानी कि थोड़ा सा उनको देखने में जिनको दिक्कत है ना, उन बच्चों के लिए है ये वाले क्वेश्चन। तो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको ये वाला ए और बी करना रहता है, ऊपर वाला। और फिर 37B में भी यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन के बाद ना, यहाँ पर जैसे ए और बी दिया हुआ ना अलग से बच्चों के लिए, विजुअली वाले के लिए, वैसे यहाँ नीचे में भी और क्वेश्चन दिया रहेगा। तो ये जो मैंने क्वेश्चन उठाया है, ये कहाँ से लिया मैंने? ये क्वेश्चन मैंने लिया है तुम्हारे जो तुम्हारे सैंपल पेपर आए हैं ना, ऑफिशियल वाले सैंपल पेपर, उसमें से मैंने क्वेश्चन को लिया है। और यही प्रो टिप है तुम्हारे लिए कि मैक्सिमम स्कूल्स ऐसे होने वाले हैं, तुम लोग देख लेना, गारंटी दे रहा हूं मैं। तुम लोग जाकर के अपने टीचर से भी पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। वैसे तुम्हारे टीचर तो बताएंगे नहीं, क्योंकि वो छुपाएंगे चीजों को। तो वो ये है बच्चा कि जो सीबीएसई ऑफिशियल सैंपल पेपर निकालता है ना हर साल, टीचर क्या करते हैं, प्री बोर्ड में उसी सैंपल पेपर को दे देते हैं कई बार, ताकि टीचर को क्वेश्चन पेपर बनाना भी ना पड़े और बच्चों को एक अच्छा खासा आइडिया लग जाए कि किस तरीके का पेपर आने वाला है। कुछ क्वेश्चंस को एक्सचेंज किया जाता है, जैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट कराए ना, तो टीचर 2 तरीके से पेपर बना सकते हैं। पहला तो एकदम कुरियर टीचर होंगे, तो डायरेक्ट तुमको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से सैंपल पेपर उठाएंगे, उसी को प्रिंट करा के दे देंगे, लो बेटा इसको पेपर में बना करके आओ, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि तुम्हारा सैंपल पेपर निकाला जाएगा ऑफिशियल वाला, लेकिन उसमें जो मैंने अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए उनको मिक्सअप किया जाएगा और एक नया पेपर बनाया जाएगा। तो जो सीबीएसई का ऑफिशियल वाला सैंपल पेपर है, साथ ही साथ जो मैंने क्वेश्चन कराए, इनको भी तुमको पूरा पूरा कंप्लीट करना है। जैसे मैंने जो 21 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन कराया उसको तो करना ही है, साथ ही सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है ना, वही तुमको करना है। सैंपल पेपर कहाँ पर मिलेगा, तो तुम सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हो। साथ ही मैंने टेलीग्राम जो अपना ग्रुप बनाया है, वहां पर भी मैं अपलोड कर देता हूँ। कोई भी जरूरी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी जरूरी नोट्स रहते हैं, तो वहां पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर देता हूँ। जैसे आज का जो मैं यहाँ पर जो चीजें तुमको पढ़ाया हूँ मैं ना, इसके जो क्वेश्चन हैं, अगर तुम लोग लिखे होगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आगे तुम लोग इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हो। तो तुमको क्या करना है कि जो क्वेश्चन मैंने कराया वो करना है, प्लस सीबीएसई का जो ऑफिशियल वाला सैंपल पेपर है सारे सब्जेक्ट्स के, वो तुमको अच्छे से लगा करके जाने हैं अपने प्री बोर्ड के एग्जाम में। उसके बाद मेरी गारंटी है कि तुम्हारा अच्छा क्या बहुत बेहतरीन स्कोर हो जाएगा। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर कमेंट करके बताना, और ये भी बताना कि क्या तुमको इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट के। जैसे मैंने आज सोशल साइंस कराया, वैसे मेरा पढ़ाने वाला जो मेन सब्जेक्ट वो मैथ्स है। बहुत सारे बच्चे ये चीज को जानते हैं, लेकिन मुझे सोशल स्टडीज भी पसंद है, इसलिए मैंने इसके सैंपल पेपर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने तुमको करा दिया आज। साथ ही साथ अगर तुम बोलोगे, कमेंट करोगे, तो मैं साइंस के, हिंदी के और इंग्लिश के इन सब्जेक्ट के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो तुमको करा दूंगा इसी तरीके से। चलो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।